नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो वैकेंसी अभी आई हुई हैं, जिनके फॉर्म कंप्लीट भरे जा चुके हैं और उनकी परीक्षा 8 दिसंबर 2026 को होने वाली है। उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है राजस्थान इतिहास के अंदर मुगल काल से संबंधित। तो मुगल काल का साम्राज्य राजस्थान में कैसे रहा, क्या उसका संबंध रहा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल में राणा सांगा और बाबर, इन दोनों के आपस में क्या संबंध थे, किस प्रकार के संबंध थे, कौन कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा, कैसे लड़ा, क्या उनकी स्थिति थी। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं कि बाबर जो है वो बाबर कौन था। ठीक है ना। बाबर का परिचय अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। यदि अपन बात करते कि बाबर कौन था, तो बाबर आपको पता है ये एक अफगानी था। कौन था ये? एक अफगानी था। ठीक है ना। आज यदि अपन बात करें तो ये उज्बेकिस्तान में आज की कंडीशन है इसकी। मतलब आज यदि अपन बात करें तो ये उज्बेकिस्तान जो हमारा देश है उसमें ये आता है। यदि इसके जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म हुआ है अफगान के अंदर ही। और यदि मृत्यु की बात यदि अपन इसकी करते हैं, यदि मृत्यु की यदि अपन बात करते हैं तो मृत्यु जो हुई है इसकी हमारे भारत देश के अंदर हुई है। और 26 दिसंबर 1930 को, 26 दिसंबर 1930 ईस्वी में आगरा में आगरा में इसका निधन हुआ है। ठीक है ना। लेकिन इसका जो शव था, ठीक है, वो दफनाया गया है कहाँ पर? इसको आपको पता है कि अफगान था, अफगान से आया था, तो इसको वापस से काबुल ले जाया गया और काबुल में इसके शव को दफनाया गया है। कहाँ पर शव को कहाँ पर दफनाया गया है? काबुल में दफनाया गया था। तो ऐसी मूल मूल जानकारी अपन को इसके अंदर ध्यान रखनी है। और बाबर आपको पता है कि बाबर एक कवि भी था। बाबर एक कवि भी था। ठीक है ना। इनका एक ग्रंथ भी आपको पता है, बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा के अंदर इन्होंने अपनी जो भी अपना कार्यकाल रहा उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या उनकी स्थिति थी, उस समय की समकालीन जो इतिहास था, समकालीन राज्य व्यवस्था थी, उसके बारे में पूरा इन्होंने उसके अंदर लिखा है। ये बाबर के बारे में इतनी सी भी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए। ये अफगानिस्तान अफगानी था। आपको पता है ये भारत में, यहाँ पर इसको अफगान के अंदर इसको क्या है कि 3 बार बेघर कर दिया गया था। 3 बार ये बेघर हो गए थे। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने अफगान से अपना रास्ता बनाया भारत की ओर। और ये काबुल कंधार होते हुए सबसे पहले इन्होंने भारत में क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया है। तो इसके बारे में अपन आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को बाबर के बारे में इतना आपको जो है वो याद होना चाहिए। मात्र इसका हमने जन्म देखा है 14 फरवरी 1483, मृत्यु 26 दिसंबर 1930, आगरा में मृत्यु हुई है इनकी, जन्म इसका हुआ है अफगान में। सब काबुल ले जाया गया, काबुल में जाकर इसको दफनाया गया। बाबर एक कवि भी था और इसका एक ग्रंथ है बाबरनामा। ठीक है ना। तो इसको अपन को याद रखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राणा सांगा और बाबर के संबंधों के बारे में। ठीक है ना। राणा सांगा आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये है कि राणा सांगा बे बाबर, इन दोनों के क्या संबंध रहे थे? इन दोनों के क्या संबंध रहे?
तो सबसे पहले अपन को बाबर की, यदि अपन बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान रखना है, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की है वो बाबर ने की है और 1526 में की है, ठीक है ना। कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा था? प्रथम युद्ध इनकी बात यदि अपन करते हैं कि कौन सा युद्ध जीत करके इन्होंने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की है, तो पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। ये बाबर बे इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में ये लड़ा गया था। मतलब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। सबसे पहले भारत देश में बाबर जो है वो अफगान से काबुल कंधार होते हुए भारत में उसने प्रवेश किया और सबसे पहले उसने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण कर दिया उसने? सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले किस पर आक्रमण कर दिया? दिल्ली पर। उस समय दिल्ली के तत्कालीन, मतलब उस समय के जो राजा थे वो थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में इन्होंने 1526 ईस्वी में, ये युद्ध भी 1526 ईस्वी में हुआ है। यदि अपन को इसकी सन भी अपन को देखना हो तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 ईस्वी में हुआ है। और इस युद्ध के जीतने पर बाबर ने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। क्या कर दी भाई? मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। आगे बढ़ते हैं अपन। राणा सांगा से किस प्रकार बाबर के संबंध रहे, ये अपन को ध्यान रखना है कि इसके बाद एक बाबर का सेनापति था, बाबर का सेनापति था, इसका नाम था मेहदी ख्वाजा। ये बाबर का सेनापति मेहदी ख्वाजा था। और मेहदी ख्वाजा ने क्या किया? मेहदी ख्वाजा ने क्या किया? इसने बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कब किया है? 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना के दुर्ग पर आक्रमण किया। किसने किया? मेहदी ख्वाजा, जो बाबर का एक सेनापति था। और इस बयाना के दुर्ग पर आक्रमण करके, और इसने, किसने? मेहदी ख्वाजा ने इस पर क्या कर लिया? अपना आधिपत्य कर लिया। मतलब बाबर का यहाँ पर अधिकार हो गया। मेहदी ख्वाजा ने बयाना के दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद सांगा को पता चलता है, और सांगा को पता चलता है तो सांगा ने क्या कर दिया? राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग पर आक्रमण करके पुणे प्राप्त कर लिया। राणा सांगा ने, जब उनको पता चला कि बाबर के सेनापति मेहदी ख्वाजा के द्वारा बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसको अपने आधिपत्य में ले लिया, तो राणा सांगा ने क्या किया? बयाना के दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे पुनः प्राप्त कर लिया। मतलब उन दोबारा मुगलों से इसको क्या कर लिया? छीन लिया। दोबारा मेहदी ख्वाजा से इसको छीन लिया। अब यहां से जो है वो पूरी बाबर की दुश्मनी स्टार्ट होती है। बाबर की दुश्मनी का कारण क्या था कि राणा सांगा से उसने क्यों दुश्मनी मोल ली? तो इसके कारण थे, शत्रुता का कारण था कि क्यों शत्रुता हुई इसमें। तो इसमें यदि अपन शत्रुता के कारण देखें
ठीक है ना। शत्रुता के कारण देखें अपन तो पहला कारण क्या था, बयाना का दुर्ग जीतना। मतलब बाबर के सेनापति मेहदी ख्वाजा के द्वारा क्या कर लिया गया, बयाना के दुर्ग को जीत लिया गया, लेकिन राणा सांगा ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको वापस अपने आधिपत्य में ले लिया। दूसरा कारण जो था, पानीपत के युद्ध में सहायता न करना। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने क्या किया, राणा सांगा ने सहायता का वादा किया था, सहायता का वादा किया। ऐसा कहा जाता है कि बाबर से राणा सांगा ने उसकी सहायता करने का वादा किया था, लेकिन राणा सांगा ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ जब बाबर ने युद्ध किया था तो उसमें राणा सांगा ने इनकी सहायता नहीं की, और इनकी सहायता नहीं करने के कारण बाबर जो है वो राणा सांगा से क्या हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने इस पर आक्रमण करने की ठान ली। दूसरा कारण यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बयाना के दुर्ग को भी इन्होंने जीत लिया था। किसने, राणा सांगा ने। और किससे जीता था, मेहदी ख्वाजा। और मेहदी ख्वाजा कौन था, बाबर का एक सेनापति था। तो ये सब कारणों से जो है ये आगे के युद्ध की संभावना बन जाती है, और आगे बाबर जो है वो राणा सांगा को युद्ध के लिए क्या कर देता है, चेतावनी दे देता है। और यहाँ पर हमारा जो है अगला युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था वो यहाँ पर उसकी स्थिति बन जाती है, कौन से युद्ध की, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाता है यहाँ पर, खानवा। और ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है। 17 मार्च 1527। और इसमें समय भी यहाँ पर दिया गया है कि प्रातः प्रातः 9:30, 9:30 बजे, ठीक है ना, लगभग इस युद्ध की क्या हुई है, स्टार्टिंग हुई है। खानवा का युद्ध जो था, जो 17 मार्च 1527 प्रातः 9:30 बजे के लगभग इस युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है ना, इस युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। कर्नल जेम्स टाउड जो थे, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने कहा था कि इस युद्ध के अंदर, इन्होंने क्या कहा था कि इस युद्ध के अंदर जो थे वो 7, ठीक है ना, उच्च श्रेणी के राजा शामिल थे, उच्च श्रेणी के राजा, ठीक है ना, 9 राब इसमें शामिल थे, और 104 बड़े सरदार इस युद्ध में क्या थे, शामिल थे। ऐसा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राब और 104 बड़े सरदार खानवा के युद्ध में शामिल थे, और इन्होंने युद्ध लड़ा। 1527 में राणा सांगा और बाबर दोनों के बीच ये क्या लड़ा गया है, ये युद्ध लड़ा गया है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब बात आगे स्टार्टिंग होती है युद्ध से पहले। युद्ध से पहले एक संधि का प्रस्ताव भी भेजा गया है, संधि का प्रस्ताव, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा भेजा गया है संधि का प्रस्ताव, ये भी अपन को ध्यान रखना है। ये संधि का प्रस्ताव बाबर के द्वारा भेजा गया था, बाबर के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया, बाबर के द्वारा। और इस संधि के प्रस्ताव को लेकर के कौन गया था, लेकर के गया था सलाहदी तबर। सलाहदी तबर जो था उसके माध्यम से बाबर ने
राणा सांगा के पास में युद्ध से पूर्व शांति और संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राणा सांगा के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। राणा सांगा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर जो है वो बाबर घबरा रहा था, बाबर के अंदर एक भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। बाबर इतना डरा हुआ था राणा सांगा से, और डरने के भी उसमें दो कारण प्रमुख थे। एक तो आपको पता है बयाना का दुर्ग जो है, बयाना के दुर्ग को दोबारा से राणा सांगा ने प्राप्त कर लिया था। और दूसरी चीज एक ऐसा भी माना जाता है कि एक मुस्लिम ज्योतिषी थे, मुस्लिम ज्योतिषी थे, उनका नाम था मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? एक भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी में बाबर की हार बताई, बाबर की हार बताई। एक कारण ये भी था। क्या कारण था? कि बाबर को एक मुस्लिम ज्योतिषी के द्वारा, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, उसके द्वारा एक भविष्यवाणी की गई कि खानवा के युद्ध में बाबर की क्या होगी? हार होगी, बाबर की हार होगी। अब देखिए ये भी डरने का कारण हो गया। एक पहले से ही वो डरा हुआ है बाबर, कि उसने बयाना के दुर्ग को तुरंत प्राप्त कर लिया, आक्रमण करके उसको हरा दिया था, उसके सेनापति को, मेहंदी ख्वाजा को। तो यहाँ पर एक दूसरा कारण ये हो गया कि मोहम्मद शरीफ जो एक मुस्लिम ज्योतिषी थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि बाबर इस युद्ध के अंदर क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो युद्ध की शुरुआत होती है, और युद्ध की शुरुआत होने से पहले बाबर ने बाबर ने क्या किया? जिहादी, ठीक है ना, जिहादी भाषण दिया अपने सैनिकों को, अपने सैनिकों को जिहादी भाषण दिया, इसको एक धर्म युद्ध बनाया। और सभी सैनिकों को इतना मतलब पाबंद कर दिया युद्ध के लिए, बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने ऐसे जिहादी से भाषण दिए और युद्ध के लिए तैयार कर दिया। यहाँ पर एक और भी बताया गया है कि एक तमगा कर था, ठीक है ना, कर, इसको हटाने के आदेश भी दे दिए। ये यहाँ पर भी एक चीज और लिखी गई है कि एक कर था, इसको हटाने के आदेश बाबर के द्वारा दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि बाबर खानवा के युद्ध से पहले इस युद्ध से बहुत डरा हुआ था, इस युद्ध से बहुत डरा हुआ था। अब युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और युद्ध जब प्रारंभ हो जाता है, खानवा का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, खानवा का, ठीक है ना, खानवा का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कब? 17 मार्च 1527, ठीक है ना, प्रातः प्रातः बजे, ठीक है। इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो घायल हो जाते हैं। राणा सांगा क्या हो जाते हैं? राणा सांगा क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, और जब इन राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो तुरंत इनको युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है, युद्ध क्षेत्र से इनको बाहर कर दिया जाता है तुरंत। और इसमें जब इनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने वाले कौन थे? युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने वाले, ठीक है ना, तीन बताए गए हैं, ठीक है ना। एक आमेर, आमेर के पृथ्वी सिंह, ठीक है ना। एक आपके जोधपुर के, जोधपुर के आपके बताए गए हैं मालदीप, और आपके बताए गए हैं सिरोही,
सिरोही के अखेराज। ये तीन जो है महाराणा सांगा को लेकर के युद्ध क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, और बाहर चले जाते हैं तो ये कहाँ पर जाते हैं भैया, ये आपके पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ये इस राणा सांगा को लेकर के, और ये पहुंचते हैं बसवा दौसा। यहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है, और यहाँ पर इसीलिए राणा सांगा का क्या बना हुआ है, राणा सांगा का स्मारक भी बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, बसवा दौसा में। जब युद्ध की शुरुआत होती है तो राणा सांगा युद्ध की शुरुआत में क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद में इनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, और कहाँ पर ले जाया जाता है, इनको सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पर, बसवा दौसा के अंदर जो आता है, यहाँ पर राणा सांगा का स्मारक भी बना हुआ है। यहाँ पर कौन कौन इनको लेके जाते हैं, आमेर के पृथ्वी सिंह, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेराज इनको लेकर के जाते हैं, इनका साथ देते हैं और इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। लेकिन राणा सांगा को जब भी जैसे ही होश आता है तो राणा सांगा जो है युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए क्या करते हैं, जिद करते हैं कि नहीं मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना है। तो ये भी यहाँ पर एक ऐसा माना गया है। आगे आगे यदि अपन बात करते हैं कि जब राणा सांगा घायल हो गए, राणा सांगा घायल हो गए, घायल होने पर, ठीक है ना, घायल होने पर जो युद्ध की कमान संभाली थी, युद्ध की कमान किसने संभाली थी, झाला अज्जा, ठीक है ना। इनको क्या किया था, राणा सांगा के द्वारा दिया राज्य चिन्ह इन्होंने धारण किया। राणा सांगा ने झाला अज्जा को एक राज्य चिन्ह दिया, और राज्य चिन्ह दे करके युद्ध की कमान जो है संभालने के लिए बोला गया। तो झाला अज्जा ने युद्ध की कमान क्या है यहाँ पर संभाली है, और युद्ध की कमान संभालते संभालते ये क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन, झाला अज्जा। झाला अज्जा जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में आपको पता है कि युद्ध में बाबर विजयी हुआ, बाबर की क्या हुई, विजय हुई। और बाबर को आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाबर को गाजी की उपाधि यहीं पर मिली है। ये अपन को ध्यान रखना है। बाबर को काफी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली, तो अपन को ध्यान रखना है किस युद्ध के बाद मिली है, किस युद्ध के बाद मिली है, ये खानवा के युद्ध के बाद मिली है। खानवा की युद्ध में जो विजय प्राप्त की थी वो उसके उपलक्ष्य में ये मिली है। यहाँ पर इसके बाद में राणा सांगा के द्वारा, आपको पता है राणा सांगा के द्वारा, सांगा के द्वारा, ठीक है ना, यो हमारे ये झाला अज्जा थे, इनके बेटे को झाला अज्जा के बेटे को, ठीक है ना, बड़ी सादड़ी ये क्या थी, जागीर जो थी, इसको प्रदान किया गया। यही आपको पता है झाला अज्जा वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो झाला अज्जा के बेटे को राणा सांगा के द्वारा बड़ी सादड़ी जो जागीर है वो इसको क्या की गई, प्रदान की गई। बड़ी सादड़ी ये जागीर जो है वो प्रदान की गई, किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रदान की गई, राणा सांगा के द्वारा। अब इस युद्ध में राणा सांगा क्यों हार गए, खांडवा
के युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण, हार के क्या कारण थे, क्यों हार गया? तो इसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से बिंदुओं से इसकी हार हुई है। तो यदि अपन पहली बात करते हैं कि बाबर के पास तोप खाना था, बाबर के पास तोप खाना था। एक कहा जाता है कि बाबर के पास में तुलुगमा पद्धति थी, तुलुगमा पद्धति। अभी तुलुगमा पद्धति के अंदर क्या होता था, कैसी थी ये तुलुगमा पद्धति? ये जो इससे हर राजा को वो हरा देता था, सभी राजाओं पर वो इसका क्या करता था, इस्तेमाल करता था और उनको हरा देता था। तो इसके अंदर क्या होता था, यहाँ पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या होता था। माना कि दो राजा, यहाँ पर जो है वो युद्ध हो रहा है, ये आपका युद्ध का मैदान है। एक सेना जो है वो इधर खड़ी हुई है, यहाँ पर उनके सेनापति खड़े हैं। एक सेना जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके सेनापति यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सेना इस प्रकार से खड़ी हुई है। माना कि ये बाबर है, ये बाबर की सेना है, ये माना कि सांगा है, सांगा की सेना है। अब जब युद्ध की शुरुआत होती थी, जब युद्ध लड़ा जाता था, तो बाबर की जो ये सेना थी उसको पहले ही तुलुगमा पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाता था कि तुलुगमा पद्धति में युद्ध कैसे करना है। तो यहाँ पर ये लोग क्या है, यहाँ पर सेना के पीछे यहाँ पर ये तोप लगा देते थे। क्या लगा देते थे? तोप। पहले से ये तोप लगा देते थे अपनी सेना के पीछे की साइड, सेना के पीछे की साइड। अब जब ये युद्ध करते थे तो ये सैनिक इधर से ऐसे जाते थे और ये सैनिक इधर से ऐसे जाते थे, और जो सामने वाले की जो सेना थी उसको बीच में ये एंट्री देते थे, मतलब ये साइड हट जाते थे। इधर वाले सैनिक आधे, इधर वाले इधर गए, इधर वाले इधर गए, यहाँ पर गैप बना और इस गैप में सेना को वो प्रवेश करवा रहे हैं। सामने वाली सेना इस चीज से क्या थी, जानकारी में नहीं थी उनको, तो ये सीधे उनके बीच में आ जाते थे और ये धीरे धीरे करके इनके यहाँ पर पीछे चले जाते थे। और ये जो सेना थी, पूरी सेना जो है वो यहाँ पर आ जाती थी, यहाँ पर तोप रखी होती थी, और जैसे ही दुश्मन की सेना तोप के सामने आती थी, तोप चलाने वाले जो थे वो तोप चला देते थे और उस सेना को बिल्कुल भयभीत कर देते थे, उस सेना को नष्ट कर देते थे। ये तुलुगमा पद्धति थी बाबर की। तो इस पद्धति का बाबर को बहुत फायदा हुआ और बाबर जो है इस पद्धति से युद्ध जीत जाता था। ये पद्धति बिल्कुल नई आई थी, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तीसरा पॉइंट यदि हार का अपन मानते हैं तो ये था कि जो राजपूत की सेना थी, राजपूतों की सेना का नेतृत्व करने वाला एक नहीं था। मतलब सहयोग खूब था, काफी राजपूतों की सेना वहां पर इकट्ठी हुई थी, काफी राजा वहां पर आए हुए थे। आपको पता है 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव वहां पर आए थे, 104 बड़े बड़े सरदार वहां पर आए थे, लेकिन उनका एक कोई नेतृत्व करता नहीं था, उनका एक नेता नहीं था, कोई एक राजा नहीं था जिसके निर्देश में वो युद्ध लड़ सके। तो ये भी एक हार का कारण रहा। तो मुख्य रूप से जो हार के कारण बने हैं वो मुख्य रूप से हार के कारण यही थे। एक भी इसमें एक कारण और बताया जाता है कि अंत में, युद्ध के अंत में कौन थे, एक तो सलहदी तबर, ठीक है ना, और एक नागौर के खानजादा साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, अंत में बाबर का साथ दिया है, बाबर के साथ हो गए ये लोग। युद्ध का अंतिम समय जब चल रहा था तो ये बाबर के साथ में चले गए, बाबर का सहयोग करने के लिए चले गए। तो ये भी एक ऐसा माना जाता है कि ये भी बाबर की जीत का और राणा सांगा की हार का
कारण बना है। आगे यदि अपन बात करते हैं राणा सांगा की मृत्यु, इनकी मृत्यु कैसे हुई, राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, ये भी अपन को थोड़ा सा देखना है। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी राणा सांगा की जो मृत्यु थी, इनकी राणा सांगा की मृत्यु बसवा में हो गई थी। कोई मानता है राणा सांगा की जो मृत्यु है वो आयरिश में हुई, है ना। कोई मानता है कि इनको जहर दिया गया, या कुछ भी जो है वो लोग अपने अपने हिसाब से, इसमें क्या है कि एक मत आप नहीं है, एक मत हमारे जो विद्वान है वो नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अपन एक कॉमन रूप से जो माने कि कॉमन रूप से इनकी जो मृत्यु को माना गया है वो या तो आप आयरिश में मान सकते हैं, बसवा का तो एक ही मत आज तक पढ़ा गया है कि इनकी मृत्यु बसवा में हुई थी। कोई कह रहा है इनको जहर दिया गया था, तो एरिच में जा जहर दिया गया तो एरिच में जाके इनकी तबीयत खराब हो गई, वहां पर इनकी मृत्यु हुई, तो उनका दाह संस्कार वहीं पर किया गया। और इसके बाद में इनको मेवाड़ की सीमा में ले जाया गया और माडलगढ़ में इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था, जहां पर इनके लिए समाधि भी बनाई गई है, ऐसा कहा जाता है। बाकी की इसमें एक मत जो है वो आपका कोई भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1528 40 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में जो है वो इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1528 को। ऐसा माना जाता है, एक मान्यता है, ये क्या है, एक मान्यता है कि इनको जहर दिया गया, और जहर भी कहाँ दिया गया था, ऐसा माना जाता है कि एरिच नामक जगह पर इनको जहर दिया गया, एरिच नामक जगह पर इनको जहर दिया गया। यहाँ पर जब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी, अधिक खराब, तो इनको कहाँ ले जाया गया, इनको माडलगढ़ ले जाया गया। ठीक है। कोई कहता है कि एरिच में ही इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी, और इनका दाह संस्कार भी यहीं पर किया गया है, दाह संस्कार यहीं पर किया गया है। लेकिन इनकी अस्थियों को ले जाया गया है कहाँ पर, माडलगढ़ में, अस्थियों को माडलगढ़ में ले जाया गया है, ऐसा माना जाता है। तो हर इसकी क्या है कि अलग अलग मृत्यु के बारे में अलग अलग आपके जो हमारे इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो दो तीन मत जो है ये यहाँ पर आपको मैंने बता दिए। 30 जनवरी 1528 को 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इनको जहर दिया गया था, आपको पता है इनको जहर दिया गया था, और एरिच नामक स्थान पर इनको जहर दिया गया है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें दाह संस्कार के जरूर थोड़े से मत अलग अलग है कि कोई कह रहा है कि माडलगढ़ में जाकर इनका दाह संस्कार हुआ है, कोई कह रहा है कि एरिच में इनका दाह संस्कार हुआ था, लेकिन इनकी अस्थियों को माडलगढ़ में ले जाया गया था। इसके बाद आपको पता है कि जो मेवाड़ की जो स्थिति है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की जो स्थिति है वो आपको पता लग गया है कि वो खराब हो गई। सांगा की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति, मेवाड़ की स्थिति ये थी कि इनके बाद में तीन राजा जो है वो यहाँ पर राजा बन चुके थे, और तीन तीन चार चार साल वर्ष तक इन्होंने राज किया। रतन सिंह, ठीक है ना, ये 1528 से 1531 तक इन्होंने राज किया है, ठीक है ना। 1528 से 3-4 वर्ष तक इन्होंने राज किया है, और ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, शिकार खेलने गए थे। ये कहाँ गए थे, शिकार खेलने गए थे। राजा रतन सिंह के साथ में कौन गए थे,
बूंदी के बूंदी के सूरजमल हाड़ा। ये क्या है, कहाँ गए थे, शिकार खेलने गए। कहाँ गए ये, शिकार खेलने। ऐसा कहा जाता है कि जब ये शिकार खेलने गए तो इन दोनों में क्या हो गई, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, इन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो दोनों में झगड़ा इतना भयंकर था कि इस झगड़े में ये दोनों ही मारे गए, दोनों ही मारे गए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। राजा रतन सिंह के बाद में यदि अपन बात करें तो राजा रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य जो है ये राजा बने हैं, और ये 1531 से 1536 ईस्वी तक ये इन्होंने राज्य किया है, 5 साल तक। और इसके बाद में कौन आ गए, बलबीर। आपको पता है बलबीर ने विक्रमादित्य, आपको पता है इन पर आक्रमण किया था। इनके बेटे को भी इन्होंने बचपन में ही मारना चाहा था। तो इन्होंने भी बलबीर ने भी इस पर आधिपत्य किया है 1536 में, और 1536 से 1540 तक मेवाड़ पर राज किया है बलबीर ने। तो ये इस प्रकार मेवाड़ की जो स्थिति है वो राणा सांगा की मृत्यु के बाद में बहुत बिगड़ चुकी थी, बहुत बिगड़ चुकी थी। तो ये महाराणा सांगा और बाबर का एक संबंध था। महाराणा सांगा और बाबर के संबंध को हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा, मुख्य मुख्य चीज़ें जो हैं वो अपन ने देख ली थी। इनका एक बार अपन रिवीजन कर लेंगे। एक बार रिवीजन कैसे करेंगे कि पहले बाबर का परिचय, ये कौन था, अफगानी था, इसको घर से बाहर भगा दिया था। 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ है। 26 दिसंबर 1930 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई है, और इसको काबुल में ले जा करके दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। बाबर एक कवि भी था, ये आपको पता है। इन्होंने बाबरनामा एक ग्रंथ लिखा है। यदि बाबर और राणा सांगा के संबंधों की बात करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने 1526 में की है। पानीपत का प्रथम युद्ध इन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा है और मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। बाबर का एक सेनापति था मेहंदी ख्वाजा, उसने बयाना के दुर्ग पर आक्रमण किया 16 फरवरी 1527 को, और बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन महाराणा सांगा ने तुरंत ही बयाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और बयाना को के दुर्ग को वापस ले लिया। इससे क्या, बाबर थोड़ा सा क्या हो गया, क्रोधित हो गया, और उसने क्या किया, खानवा के मैदान में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ युद्ध किया। इसमें आपको बताया गया है कि युद्ध शत्रुता के क्या कारण थे। बयाना के दुर्ग को जीतना। दूसरी बात, पानीपत के युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने उनसे सहायता करने का वादा किया था, लेकिन सहायता राणा सांगा ने नहीं की। तो ये भी एक कारण था। और खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, लगभग प्रातः की सुबह के समय 9:30 बजे इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक बताया गया कि कौन, कर्नल जेम्स टाड के द्वारा, कि कौन कौन इस युद्ध के अंदर शामिल थे। ठीक है ना। संधि का प्रस्ताव भी भेजा गया है बाबर के द्वारा, सलादी तबर के माध्यम से। मुस्लिम ज्योतिषी ने भी मोहम्मद शरीफ जो थे उन्होंने बाबर की हार बताई भविष्यवाणी में। बाबर ने क्या किया, जिहादी भाषण दिया, सैनिकों को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया, और एक तमगा कर्जा उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया था। राणा सांगा घायल हो गए थे युद्ध क्षेत्र से, इनको बाहर ले जाया गया। हमारे 3 राजा यहाँ पर साथ थे, आमेर के पृथ्वी सिंह, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेरा। ये क्या है कि इनको लेकर के कहाँ पहुँच जाते हैं, बसवा दौसा में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर राणा सांगा का एक स्मारक भी बना हुआ है। राणा सांगा की हार होने पर झाला अज्जा ने जो इनको स्मृति राज्य चिन्ह दिया था राणा सांगा के द्वारा, उसको धारण करके युद्ध जारी रखा है। ये वीरगति को यहाँ पर प्राप्त हुए। बाबर की विजय हो गई थी और उनको गाजी की उपाधि यहाँ पर प्राप्त हुई। और सांगा के द्वारा झाला अज्जा के जो पुत्र थे उनको बड़ी सादड़ी जागीर जो है वो उनकी पिता की वीरता से प्रसन्न होकर के दिए। यहाँ पर
इसके बाद यहाँ पर बताया गया राणा सांगा की हार के कारण बाबर के पास आपको पता है तोपखाना था, तुलकमा पद्धति थी, और राजपूतों की जो सेना थी उसका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति नहीं था। अंतिम समय में सलादी तबर जो थे और एक नागौर के शासक भी थे, उन्होंने बाबर का साथ दिया, तो ये भी एक हार का कारण यहाँ पर रहा है। राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में। एक मान्यता है कि इनको जहर दिया गया था एरिस नामक स्थान पर, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई और दाह संस्कार एरिस में किया गया और इसके बाद में इनकी अस्थियों को मांडलगढ़ ले जाया गया। एक मान्यता ये है कि इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके सबको ही मांडलगढ़ ले जाया गया और वहां पर इनके लिए क्या है, एक समाधि बनाई गई है। इसके बाद राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ की स्थिति थी, राजा रतन सिंह सबसे पहले राजा बने, 1528 से 1531 तक ये रहे। ये बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ में शिकार खेलने गए, इन दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों वहीं पर मारे गए। इसके बाद विक्रमादित्य आए 1531 से 1536 और बलबीर ने राज किया 1536 से 1540। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच जो भी चला, जो भी संबंध थे, वो हमने आपको यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप इसको आराम से देखें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम अगले टॉपिक में वीडियो नंबर 2 में हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप, ठीक है ना, इनके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।